हे गाइस, वेलकम टू द्रव्य से दोस्ती चैनल जहां पर हम द्रव्य पढ़ना सीखना और प्रैक्टिस में यूज करना सीखते हैं। सो आज हम जिस ड्रग की बात करने वाले हैं वो है अमल की। So first we will see the introduction part. So Latin name is Phyllanthus emblica एंड प्रीवियसली इसको एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस बोलते थे, बट इसका रीसेंट नेम जो साइंटिफिक नेम अपडेट किया गया दैट इज फाइलेंथस एम्ब्लिका। फैमिली इज यूफोरबेसी फैमिली, हिंदी में आंवला, मराठी में आंवड़ और इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहा जाता है। अभी इसके हम स्वरूप को देखते हैं। तो एक्चुअली स्वरूप जब बोला जाए तो ये वृक्ष होता है, ये मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसकी जो त्वचा यानी कि जो इसका स्किन कलर रहता है वो कैसा रहता है, थोड़ा सा धूसर वर्ण का यानी थोड़ा सा ग्रेइश कलर का रहता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे इमली के पत्तों के समान होते हैं। और इसके जो पुष्प होते हैं जो हरिताभ और पीत वर्ण के आते हैं। और जब इसके फ्रूट्स होते हैं, अब इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो आप यूजुअली हम सबने अमल की देखा हुआ है। तो वो गोलाकार, चमकदार, 0.5 टू 1 इंच व्यास का मांसल और 6 रेखा युक्त होते हैं। जब आप इसके फ्रूट को देखोगे तो वो 6 रेखा उसमें होती है। और जब ये कच्चा रहता है तो ग्रीनिश कलर का होता है, और जब ये पक जाता है तो ग्रीन प्लस थोड़ा-सा येलोइश कलर आ जाता है, ज़्यादातर येलोइश कलर आता है, और जब ये सूख जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हम इसके पर्यायी नाम देखते हैं। तो अभी इसे देखो धात्री, धात्री फल ऐसा कहा गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो एक्चुअली धात्री का मतलब होता है कि द लेडी हू नरिशेस, मतलब जैसे कैसे होता है कि दाई माँ जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक माँ होती है जो जन्म देती है, और एक माँ होती है जो दूध पिलाती है अपना और बच्चों का पोषण करती है। अभी पुराने ज़माने में कैसे होता था कि माँ अलग होती थी, जन्म देने वाली माँ अलग होती थी, और दूध पिलाने वाली जो पोषण देने वाली माँ जो होती थी वो अलग होती थी। तो जो दाई माँ यानी कि जो पोषण देती है उसे हम धात्री कहते हैं। तो इसी तरह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमलकी जो है वो काफ़ी पोषण देता है। इसकी वजह से एक बच्चे का एक पेशेंट या कह सकते हैं कि व्यक्ति का काफ़ी पोषण होता है, या रसायन काम करता है, इसीलिए इसे धात्री या धात्री फल कहते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होता है एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है, इसकी वजह से इसे अमृत फल या अमृत भी कहा जाता है। अब देखिए अमृता जो है वो गुड़ूची को कहते हैं, और एक घरकी का टाइप भी होता है, लेकिन सिर्फ अमृत या अमृत फल आए तो वो आमलकी को कहा जाता है। देन इसको वयस्थापन भी कहा जाता है। एक्चुअली वयस्थापन यानी कि जो ये जो होता है वो लाइफ को सस्टेन करता है और लाइफ लॉन्ग बढ़ाता है। जैसे कि इसको वयस्थापन महाकषाय में भी लिया गया है। इसके अलावा जो च्यवनप्राश जो सबसे मोस्ट फेमस ड्रग है, मोस्ट इसका फेमस कल्प है, तो उसका यूज़ भी कहा गया है कि उसका यूज़ भी आयु को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए इसे वयस्थापन कहते हैं। वृष्य कहते हैं क्योंकि ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, शिव इसे कहा जाता है, और तीक्ष्ण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द गण। तो वयस्थापनोपग, विरेचनोपग और त्रिफला मिश्र गण में इसका समावेश किया गया है। देन हैबिटेट, तो ये ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, पूरी जगह पर ये पाया जाता है। इसके टाइप्स देखें तो एक ग्राम्य, एक वन्य, यानी कि एक जो ग्राम्य यानी कि गाँव के घरों में जो पेड़-पौधों पे होते हैं वो, और एक वन्य यानी कि जंगली जो जंगलों में मोस्टली पाए जाते हैं वो। देन व्हाट इज़ द मेन हीरो ऑफ द शो दैट इज़ रसपंचक। तो अब इसे पंच रसात्मक कहा गया है। पंच रसात्मक, लेकिन उसमें कौन-सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता है। तो बाकी के जो भी उसमें होते हैं मधुर, कषाय, अम्ल, तिक्त, कटु सब होते हैं, बस लवण नहीं रहता है। इसके जो गुण है वो लघु, रुक्ष और सर होते हैं। अभी ये जो सर गुण है उस पे ध्यान दीजिएगा कि लघु है, रुक्ष है, लेकिन सर गुण का है। विपाक जो होता है इसका मधुर होता है, और वीर्य जो होता है इसका शीत होता है। मतलब 5 रस होने के बाद भी इसका विपाक, मधुर और वीर्य जो है वो शीत होता है। तो अगर रस पंचक के आधार पे देखा जाए तो मधुर विपाक और शीत वीर्य से हमें क्या समझा कि ये जो होता है वो पित्त का नाशक करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पंच रसात्मक है, मधुर है, शीत है, उन सब में सारे गुण है जिसकी वजह से ये त्रिदोष नाशक है, यानी पित्त का भी नाश करता है, कफ का भी नाश करता है और वात का भी नाश करता है। बट बेसिकली सबसे ज़्यादा ये पित्त का नाश करता है। और इसके अलावा इसमें देखते हैं कि ये पित्त रस का अपवाद है, क्योंकि देखिए अमल की जब हम खाते हैं तो हमें पता है कि वो अम्ल रसात्मक यानी थोड़ा-सा खट्टा लगता है। बट पित्त रस के पित्त के उसमें अपवाद में ये कहा गया है अम्ल रस के दाड़िम और आमलकी का, कि ये अम्ल होने की वजह से भी ये पित्त को नहीं बढ़ाता है। और अगर धातु पे इसका कर्म देखा जाए तो ये सप्त धातु वर्धन है। एक्चुअली इसे रसायन कहा गया है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये सातों धातु को बढ़ाएगा।
अब केमिकल कंटेंट की बात करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, यहाँ तक कि ऑरेंजेस से भी ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है। और अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, तो 100 ग्राम्स ऑफ अमलकी में 600 टू 921 मिलीग्राम ऑफ जो विटामिन सी होता है वो होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको सुखाने पर या गर्म करने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। मतलब कि जो भी अमलकी है उसका हम अगर चूर्ण बनाए उसको सुखाकर, या फिर उसका कोई विकल्प बनाते हैं, तो भी वो अम्ल की नष्ट नहीं, वो विटामिन सी नष्ट नहीं होता है और वैसा ही फॉर्म में रहता है। इसके अलावा इसमें टैनिन्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कषाय रस है, तो जहाँ पे भी कषाय रस होते हैं मोस्टली वो सारे ड्रग्स में टैनिन होते हैं। गैलिक एसिड, ग्लूकोज, फाइलेम्बिन, एल्बुमिन, सेल्यूलोज एंड सीड्स में इसके जो है ऑयल होते हैं। इसके जो सीड्स की ऑयल है उनका यूज़ किया जाता है बालों में लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसके श्लोक पर देखते हैं। तो श्लोक में क्या कहा गया है कि हरितिकी समम धात्री फलम किंतु विशेषतः, यानी कि इसका पूरा का पूरा क्वालिटी जो है वो हरित के फल के ही समान होता है, बट उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। अब क्या विशेषताएं होती हैं तो वो आगे बताया है कि रक्त पित्त प्रमेग्नम परम वृषम रसायनम हंति वातम तदम्लत्वाद पित्तम माधुर्य शैत्यतः कफम वृक्ष कषायत्वात् फलम धात्र्या स्त्रिदोषजित यस्य यस्य फलस्येय वीर्य भवति यादृशं तस्य तस्यैव वीर्येण मज्जनामपि निर्दिशेत्। यानी कि जैसा-जैसा उसका फल है मज्जा है, वैसे ही उसकी मज्जा होती है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं रसायन की। अभी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि रसायन कर्म क्या होता है। तो कैसा होता है कि रसायन का मतलब जो सारे धातुओं का पोषण करें। अभी हमें ये पता है कि आहार रस से रस की मतलब निर्माण होता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है? तो ऐसा कोई ड्रग, अभी जैसे कैसा होता है कि कुछ ड्रग होते हैं वो रस पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ जो द्रव्य होते हैं रक्त पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ अस्थि पे अच्छा काम करते हैं, कुछ शुक्र पे अच्छा काम करते हैं। बट एक ऐसा ड्रग जो रस, रक्त, मांस मतलब लिटरली सारे धातुओं पे वो अच्छा काम करता हो, वो जो धातु है, वो जो सप्त धातु वर्धन जिसे कहा गया है, उसे रसायन कहा जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये अग्नि को बढ़ाता है। ओके, अब अग्नि को बढ़ाए यानी कि अग्नि को बढ़ाने की वजह से क्या करेगा? आहार रस का पाचन करेगा और उसी आहार रस से आगे जो है उत्तरोत्तर धातु बनते जाते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि जाठर अग्नि सही होती है, लेकिन आगे के जो धातु अग्नि होती है, जैसे हमें पता है कि रस से रक्त बनने के लिए रसाग्नि लगती है, रक्त से मांस बनने के लिए रक्ताग्नि लगती है। तो ऐसे जो अग्नि होते हैं, तो ये जो सप्त धातु की अग्नि है, वो उन्हें भी बढ़ाता है। सो अल्टीमेटली ये जाठर अग्नि बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आहार रस का पचन करेगा और सप्त धातु की अग्नि बढ़ाएगा और उसी अग्नि के बढ़ने की वजह से हर एक-एक धातु का पोषण होता है। तो ये था उसका पूरा रसायन कर्म। अब आते हैं हम एक-एक स्रोतस वाइज़ इसका वो देखेंगे कर्म क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं रस व स्रोतस। अब रस व स्रोतस में सबसे जो डिफ़िकल्ट या फिर जो सबसे प्रमुख बीमारी जिसे हम कहते हैं वो है ज्वर। अब ज्वर में भी ये कौन से टाइप के ज्वर में ज़्यादा काम करेगा? ज्वर, जैसे मैंने इसको पहले ही स्लाइड में बोला कि पित्त को सबसे ज़्यादा कम करता है, हीट को सबसे ज़्यादा कम करता है, तो ये पित्त ज्वर में काम करता है या फिर ये वात पित्त ज्वर में भी ज़्यादा काम करेगा। सन्निपात ज्वर में और विषम ज्वर में सबसे ज़्यादा काम करता है। अभी सन्निपात यानी कि अल्टीमेटली वही कि तीनों दोषों से जो हुआ हो, तो जैसा हमने पहले ही बात किया है कि ये त्रिदोष नाशक है, इसलिए सन्निपात ज्वर में सबसे ज़्यादा काम करेगा। और विषम ज्वर में, अब विषम ज्वर कैसा है कि विषम ज्वर जिसके बारे में ज्वर की चिकित्सा ज्वर के अध्याय में पढ़ा गया है कि 5 प्रकार के जो विषम ज्वर होते हैं, तो ये उसमें भी सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा जीर्ण ज्वर, अभी जो जीर्ण ज्वर का कॉन्सेप्ट है मतलब कैसा होता है कि अभी जीर्ण ज्वर का कॉन्सेप्ट कैसा है कि जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि मतलब कोई भी पेशेंट है जिसको अभी तो ज्वर के लक्षण नहीं है, बट उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, उसको आलस्य आ रहा है, दौर्बल्यता आ रही है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसका मतलब कि पेशेंट बहुत पहले से उसमें क्रॉनिक जीर्ण ज्वर हो गया है, तो ऐसे टाइम में भी आमल की घृत का प्रयोग किया जाता है। जब भी जीर्ण ज्वर की कंडीशन हो तो उसमें हम किसी भी ड्रग का, किसी भी द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम घृत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चिकित्सा स्थान में अगर हम देखें तो पिप्पल्यादि घृत का वर्णन किया गया है, तो उसमें भी पिप्पली का यूज़ करते हैं, बट घृत का जो कल्पना है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद रक्त व स्रोतस अगर हम आएँ, तो रक्त, अभी इसका देखो गुण क्या है, शीत वीर्य है, मधुर विपाक है और तिक्त रस है। तो इन सब चीज़ों की वज़ह से क्या करेगा कि जो रक्त
पित्त होता है उसका नाश करेगा। पित्त तो नाश करेगा, बट ये रक्तगत जो पित्त होता है उसका नाश करेगा, जो उष्णता बढ़ गई है उसका नाश करेगा। ठीक है? अब कैसा होता है कि ये एक्चुअली में रक्त पित्त में तो काम करता है, लेकिन इसे ऐसा कहा गया है कि ये ऐसा ड्रग है जो दोनों टाइप के यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधर रक्तपित्त को दोनों में काम करता है अच्छे से। तो अभी जैसे हमें पता है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त है, अभी कैसा होता है रक्तपित्त की अगर चिकित्सा हम देखें तो उसमें कैसा बोला है कि अनुलोमन मार्ग से बाहर निकाला जाता है। यानी कि अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो दोषों को हम नीचे के मार्ग से बाहर निकालते हैं। आमलकी की एक और क्राइटेरिया है जैसा कि हमने इसके गुण में बोला था सरगुण, तो सरगुण की वजह से क्या करता है कि ये जो दोष है उनका अनुलोमन करता है यानी कि नीचे के मार्गों से बाहर निकालता है। अब नीचे के मार्ग से बाहर निकालने की वजह से हम इसका उपयोग ऊर्ध्व रक्तपित्त में भी कर सकते हैं। दूसरा अधः रक्तपित्त जो है, तो अगर अधः रक्तपित्त आप देखोगे उसके संप्राप्ति में तो अधः रक्तपित्त मोस्टली वात पित्त की वजह से होता है। तो ये वात पित्त दोषों का भी नाश करता है मधुर और शीत की वजह से। मतलब अल्टीमेटली यही कहना है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त अनुलोमन की वजह से दोषों को बाहर निकाल कर उनका नाश करता है और अधः रक्तपित्त मधुर शीत की वजह से वात पित्त का नाश करता है। नेक्स्ट वी विल सी द कुष्ठ रोग। अभी रक्त व स्रोतस में कुष्ठ रोग भी कंसीडर किया है। तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि शीत मधुर विपाक की जैसे रक्तगत पित्त का नाश करता है और उष्ण का नाश करता है। और इसमें देखो कषाय रस भी है और इसके गुण में देखो लघु रुक्ष सर था, यानी रुक्ष गुण भी था। तो रुक्ष गुण की वजह से ये क्लेद का भी शोषण करेगा। अब हमें इसे कुष्ठ में यूज़ करना है, बट किस टाइप के कुष्ठ में? तो ऐसा कुष्ठ जिसमें दाह हो या फिर जिसमें क्लेद हो, स्राव हो। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि जो एब्सिस वगैरह फॉर्म होते हैं बॉडी पे जिसमें रेडनेस हो, बर्निंग सेंसेशन हो और उसमें पू यानी कि जो पस फॉर्मेशन हो या क्लेद फॉर्मेशन हो या ऐसे पानी जैसा फॉर्मेशन हो, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें दाह को भी कम करना है और जहाँ पे हमें जो उसका फॉर्मेशन है, जो क्लेद फॉर्मेशन है उसका भी शोषण करना है, तो ऐसे पर्टिकुलर किसी भी टाइप का कुष्ठ हो तो उसमें हम अमलकी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वर्ण्य। अब जो वर्ण्य जो मतलब कॉम्प्लेक्शन सही करने की बात है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब कैसे करते हैं? तो जो अगेन मैंने कहा कि रक्तगत पित्त देखिए जब रक्तगत पित्त दूषित हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो उष्ण तीक्ष्णता होता है वो नाश कर देता है वर्ण का। तो अभी ये क्या करता है कि रक्तगत पित्त का ही मतलब ये कुष्ठ कर्म वर्ण कर्म जितने भी कर्म हैं वो अल्टीमेटली ये रक्तगत जो पित्त है उनका ही नाश करके कर रहा है। तो रक्तगत पित्त का नाश करता है, उष्ण तीक्ष्णता का नाश करता है जिसकी वजह से वर्ण्य बन जाता है। जैसे हम टैनिंग जो बोलते हैं अभी टैनिंग किस वजह से होती है मोस्टली उष्ण गुण की वजह से ही होती है। उसके अलावा ये जो भ्राजक पित्त है उसको एनहांस करता है, उसका शोधन करता है। मतलब पित्त का नाश करता है बट भ्राजक पित्त कैसा है? भ्राजक पित्त इज़ अ नेचुरल पित्त ऑफ बॉडी तो वो उस पित्त को एनहांस करेगा यानी उसका शोधन करेगा। दूसरा अगर हम मॉडर्न के बेसिस पे अगर देखें तो मैंने जैसे बोला कि इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और विटामिन सी जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। तो वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में हर चीज़ के लिए भी काम करती है एंड स्किन के लिए भी काम करती है। तो जो भी स्किन के कोलेजन होते हैं, जो कोलेजन स्किन में होते हैं, तो ये उनके फॉर्मेशन और रिपेयर में काम करती है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम लोग टैनिंग का थोड़ा-सा देखें मॉडर्न व्यू, तो यूवी रेज़ जो सनलाइट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन डैमेज होती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि स्किन के जो कोलेजन होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके डैमेज को फ़ॉर्म करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे फेस वॉश में या फिर फेस पैक में मतलब मोस्टली कहा गया है कि जो विटामिन सी इनरिच जितने भी मौसम्बी, संतरा वो सब दिखाया जाता है। तो वो वही उसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी टैनिन जैसा कोई भी चीज़ हो तो उसमें विटामिन सी का ही यूज़ करते हैं एंड एज़ आमलकी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ दिस इन टैनिंग कॉम्प्लेक्शन एनहांस करने के लिए एंड अल्टीमेटली वर्ण के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी रक्तवका की पांडु रोग, कामला, हलीमक। मतलब ये एक्चुअली कैसी कंडीशन होती है कि पांडु रोग होता है, पांडु रोग अगर नहीं ठीक हुआ तो आगे की कंडीशन कामला होगी दैट इज़ जॉन्डिस। वी कैन कोरिलेटेड विद जॉन्डिस एंड देन नहीं ठीक हुआ कामला तो उससे ज़्यादा हलीमक। अब इसमें भी वो कौन-सा अभी कामला के भी 2 प्रकार हैं, बहुपित्त कामला एंड रुद्धपत्त कामला। तो जिसमें पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो पित्त जिसमें ज़्यादा बढ़ा हो यानी बहुपित्त कामला में जिसमें आईज़ पूरी पेल हो जाती है, येलो कलर की, उसका जो पूरा बॉडी है स्किन कलर वो पूरा येलो कलर का हो जाता है। तो एक्चुअली में ये क्यों होता है कि जो पित्त होता है वो अपना मार्ग से हट के पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो हमारा काम है उस पित्त का शोधन करना, उस पित्त का नाश करना। तो फिर इस ऐसे टाइप के स्पेसिफिक कामला में हम इसका यूज़ करते हैं जिसमें इसका अवलेख बनाकर दिया जाता है।
नेक्स्ट वी विल सी द मेद वह स्रोतस। अब मेद वह स्रोतस में तो देखिए अग्रे संग्रह अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया है कि निशा अमल की इन प्रमेह नाम, मतलब कि निशा अमल की यानी हरिद्रा और अमल की उनको प्रमेह के लिए बेस्ट मेडिसिन कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? तो अभी इसके में हम जब जाते हैं तो हम इसके गुण में जाते हैं। तो देखिए प्रमेह क्या होता है? प्रमेह में यानी कि बॉडी में क्लेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब आपकी संप्राप्ति पढ़ते हो तो उसमें जितने भी दूष्य होते हैं, जो भी रस, रक्त, लसिका, क्लेद, यानी कि जितने भी लिक्विड जो क्लेद है, मल मूत्र में भी मूत्र देखिए मोस्टली ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो जितने भी क्लेद होते हैं बॉडी में, वो दूषित क्लेद बढ़ जाते हैं। अब अगर दूषित क्लेद बढ़ गया, तो अपना काम क्या है? हमारा काम ये रहता है कि हमें जो क्लेद है उसका शोषण करने का है, ठीक है? तो इसीलिए अब उसका शोषण वो कैसे करता है? तो एस कि अमलकी में कषाय रस भी होता है और उसमें रुक्ष गुण भी होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। रुक्ष गुण और कषाय रस की वजह से क्लेद का शोषण करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये प्रमेय का नाश करेगा। जैसा मैंने कहा अग्रय संग्रह में निशा अमलकी का उपयोग बताया गया है, तो अमलकी स्वरस को हरिद्रा और मधु के साथ प्रमेय में लेने के लिए कहा गया है। वी कैन राइट दिस इन आमयिक प्रयोग में। देन मज्जा व स्रोतस। अब मज्जा व स्रोतस पे कैसे काम करता है? तो अमलकी को मेद्य कहा गया है कि ये मेद्य यानी कि मज्जा व स्रोतस यानी जो ब्रेन टॉनिक है उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली इसे कहा गया है कि ये बल बढ़ाता है मोस्टली ज्ञान इंद्रियों का बल, यानी कि जो भी हमारे सेंसेस हैं उसमें ये बल बढ़ाता है। अभी देखिए कैसा होता है कि जब हमें मेद्य इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारी ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्राह्मी हो गई, शंखपुष्पी हो गई, गुडुचि हो गई, यष्टिमधु हो गया, जटामांसी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेद इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अलग-अलग फ़ील्ड की चीज़ें होती हैं। कोई किसी का स्मृति अच्छा बढ़ाएगा, कोई धृति जो है वो अच्छा बढ़ाएगा, कोई सोचने की शक्ति अच्छा बढ़ाएगा, कोई ग्रास्पिंग पावर अच्छा बढ़ाएगा, ऐसा। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली अमलकी का देखें तो ये क्या करता है, जो सेंसेस पावर है अपने, जो ज्ञान इंद्रिय है ये, उन्हें ज़्यादा अच्छा बढ़ाएगा। तो ऐसी जो भी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट इज़ लूजिंग हिज सेंसेस पावर, उसको सुनने को नहीं आ रहा है, बोलने को नहीं आ रहा है, टच फ़ील नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम आमलकी को एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग यूज़ कर सकते हैं। देन शुक्र व श्रोतस एज़ यूजुअल इसका विष इसको एक पर्यायी नाम दिया गया है, तो इसके अनुसार हम मधुर विपाक की वजह से ये शुक्र बढ़ाता है। जैसा मधुर विपाक और शीत वीर्य बोला गया है, तो उसकी वजह से ये शुक्र धातु को बढ़ाता है। आर्तो व स्रोतस पे अगर देखा जाए, तो अगेन रक्त प्रदर श्वेत प्रदर में इसका काम, रक्त प्रदर यानी कि हेवी मेंस्ट्रुएशन जब कंडीशन हो जाती है वो, और श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया की कंडीशन, जो व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी कैसा हो रहा है कि हमें कोई स्तंभन करने वाला ड्रग ही चाहिए, तो अमलकी के वृक्ष और कषाय की वजह से ये एक्स्ट्रा क्लेद का नाश करता है और प्रदर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको केश्य कहा गया है। ओके, अभी ये बात हमें ध्यान देना है कि केश्य काम कैसे करता है, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। तो एक देखो, एक चीज़ होती है कि कैसा है कि इसमें देखो पाँचों रस होते हैं, लेकिन एक रस नहीं होता है, दैट इज़ लवंड रस। अब देखिए, अगर आपने लवंड रस पढ़ा होगा, तो लवंड रस के एक कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा गया है कि लवंड रस के अति सेवन की वजह से खालित्य-पालित्य की कंडीशन होती है, ओके। एंड अल्टीमेटली इसमें लवंड रस नहीं है, ये लवंड रहित द्रव्य है, तो फिर ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो खालित्य-पालित्य, अगर खालित्य और पालित्य में भी देखा जाए तो पालित्य में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग पालित का एक बार संप्राप्ति देख लेते हैं। तो जैसा सुश्रुत उत्तरतंत्र में ये श्लोक आया है कि क्रोध शोक श्रम कृतः शरीरोष्मा शिरोगत पित्तम च केशान पचति पलितम तेन जायते। मतलब क्या कहा गया है कि जब क्रोध, शोक और श्रम ये सब की वजह से जो शरीर की ऊष्मा है वो शिर में चली जाती है, तो वहाँ पर वो पित्त को बढ़ाकर जिसकी वजह से वो बालों को सफ़ेद कर सकता है, ठीक है? तो अब ऐसी कोई कंडीशन है, तो हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए कि हमें ऐसा कोई ड्रग लेना चाहिए जो कि पित्त को कम करे, ठीक है? तो पित्त को कम करे और जो शीत गुण यानी कि उष्णता को कम करे और मधुरिपा को शीत गुण वाला, तो ऐसे में हम आमलकी का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी पित्त प्रकृति का पेशेंट हो, वात या पित्त प्रकृति का पेशेंट हो, ऐसे में फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर भृंगराज, ज्योतिषमती जैसी चीज़ें देखें, तो भृंगराज इटसेल्फ इज़ रूक्ष एंड उष्ण गुण। तो अगर पालित्य जैसी कंडीशन जो कफ के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से बालों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पित्त वाला प्रकृति का इंसान है, तब हमें उसमें आमल की यूज़ करना चाहिए।
देन नेत्र में बोला गया है, तो नेत्र जैसे कि एक जो आप देख सकते हैं कि नेत्र का तर्पण, तो नेत्र के तर्पण के लिए सबसे बेस्ट जो है वो त्रिफलाघृत को बोला गया है। तो त्रिफलाघृत इज़ इटसेल्फ कंटेनिंग हरितकी, विवितकी एंड आमलकी। हरितकी को भी इटसेल्फ एक इंडिविजुअल ड्रग को उसको भी नेत्र बोला है, विवितकी को भी नेत्र बोला है, आमलकी को भी नेत्र बोला है। तो इसीलिए मोस्टली त्रिफलाघृत या ये सब चीज़ों का त्रिफला चूर्ण ये सब का यूज़ किया जाता है। देन आमयिक प्रयोग, अभी आमयिक प्रयोग की जब कोई चीज़ें आती हैं, तो अभी हमने अभी तक इतने सारे डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए कि ये यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है। बट अगर हमें इसे यूज़ करना है एज़ अ रसायन या फिर कोई भी चीज़, तो हमें इसको चूर्ण को शर्करा और घृत के साथ यूज़ करना है। क्योंकि आमलकी का प्रयोग मोस्टली हम लोग पित्त शमन करने के लिए ही करते हैं, और पित्त शमन करने के लिए जो बेस्ट अनुपान होते हैं दैट इज़ शर्करा एंड घृत। दिस इज़ बेस्ट पित्तनाशक। देन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वयस्थापन। अब वयस्थापन करने से पहले हम क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, देखिए आपने ये जो वर्ड्स हैं, जैसे वयस्थापन तो मैंने बोल दिया, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट वर्ड है वो आपने बहुत ही सुना होगा कि ये ड्रग एंटीऑक्सीडेंट करता है, वो ड्रग करता है, वो ड्रग करता है। तो एक्चुअली में इस एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता क्या है? तो देखिए इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा, जो मैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थोड़ा सा समझाती हूँ कि क्या होता है। कि मतलब कैसे होता है कि जैसे कि कोई फ्रूट है, फॉर एग्जांपल टोमेटो है, ठीक है? टोमेटो है, अगर हमने उसको कुछ दिन तक रखा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो क्या होगा, धीरे-धीरे वो डिग्रेडेशन होते बाद वो सड़ जाएगा। तो एक्चुअली में जो अपनी बॉडी है, अपनी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, तो उनका भी क्या होता है कि वो हमेशा एक प्रोसीजर में चलते रहते हैं। देखिए सेल, नया सेल निर्माण होता है, फिर वो सेल रिटेन रहता है, फिर कुछ दिनों बाद सेल की डेथ हो जाती है, फिर नया सेल रिटेन निर्माण होता है, फिर कुछ दिन तक रहता है और डेथ हो जाती है, ऐसी कोई कंडीशन चलते रहती है, ठीक है? जैसे एक रचना शरीर में भी एक शीरते तत् शरीरम करके आया हुआ है कि जो हमारी शरीर है उसका दिन पर दिन हर मोमेंट पे क्षण होते जाता है। इसीलिए एक बालपन होता है, फिर युवावस्था में जाता है, फिर धीरे-धीरे वो मतलब उसके सारे ऑर्गन्स काम करना पड़ता है और वो वृद्धावस्था में यानी कि ओल्ड एज में जाना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी कैसा हुआ है कि आज की लाइफ़स्टाइल में कैसा हुआ कि हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, वो सारे फूड जो है वो इतने मतलब प्योर नहीं हैं। वो रेडिकल्स वगैरह इनसे पेस्टिसाइड्स वगैरह से फॉर्म हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं, हमारा जो वातावरण आगे-पीछे का एटमॉस्फेयर हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है या ये सब चीज़ें हो गई है। अब उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल प्रोसेस है, अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल सेल रहता है और बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या करते हैं, सेल को अटैक करते हैं, और सेल जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाके उसकी डेथ हो जाती है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का दबाव, राइट? हम जैसे स्ट्रेस में हैं, बोलते हैं ना हम स्ट्रेस में, यानी किसी दबाव में हैं। तो दबाव की वजह से हमेशा डिग्रेडेशन ही होता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो। तो एक वही फ्री रेडिकल बॉडी में बन गए, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो क्या हुए, वो अटैक हो गए फ्री रेडिकल से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले गए, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। अब ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि बॉडी में होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन कैसा हो रहा है कि आने वाले एरा में कैसा हो रहा है कि जैसे-जैसे हमारे लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहे हैं, हमारी फूड हैबिट सब कुछ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स है बॉडी में, वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग था, अब वो प्रोसेस जल्दी हो रहा है। यानी कि जल्दी नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं, जल्दी सेल अटैक हो रहे हैं, जल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जा रहा है और जल्दी इनकी डेथ हो रही है। इसीलिए देखिए पहले के ज़माने के लोग 100 साल तक जीते थे। अब वो कम होके 80 पे आ गए हैं, 70 पे आ गए हैं, 60 पे आ गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद आगे जाके जो लाइफ लाइफ एक्सपेंसी है वो और भी कम हो सकती है। 50-40 ये सब भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर चले आ रहा है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट कैसे होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें होती हैं कि जो क्या करती हैं कि बॉडी को, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में जाने से रोकती हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो फ्री रेडिकल्स को हटाती हैं, उनको सेल्स पे अटैक करने से रोकती हैं, सो दैट वो सेल जो है वो सस्टेन कर सके। अब एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगी, जैसे आपने टोमेटो को देखा, अब हमने क्या किया, टोमेटो को रखा, 3 दिन में रखा तो वो सड़ जाएगा। लेकिन अभी उसी टोमेटो को सॉस बना के मुझे यूज़ करना है, जैम बना के मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसमें कुछ ऐसे आर्टिफ़िशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स उसमें डालूँगी एंड देन मैं उसका सॉस बनाऊँगी एंड देन वो सॉस जो है वो चलेगा, कुछ न कुछ महीने या साल तक चलेगा, ठीक है? तो वही जो टमाटर जो फ्रेशली 3 दिन चलता था, वो 3 महीने, 4 महीने या 9 महीने चल सकता है, बिकॉज़ ऑफ उसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दिए। तो जो भी पैक्ड फूड होते हैं, जो भी सिरप है या जो भी मतलब जैम आते हैं, जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें आर्टिफ़िशियली हम
हम एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो क्या करते हैं कि उसको पैक किए रहते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग तक रखते हैं, ठीक है? तो जो प्रोसीजर हम बाहर करते हैं वैसा ही कुछ ऐसे नेचुरल ड्रग्स होते हैं कि जो ड्रग अगर बॉडी में इनटेक करे तो वो क्या करते हैं कि वो बॉडी की जो सेल्स हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग तक रखते हैं। मतलब बाहर जो काम कर रहा है वो अंदर भी वैसा ही काम करता है। तो अमलकी इज़ वन ऑफ दैट ड्रग। इसीलिए देखिए रसायन अभी आज से जो भी रसायन ड्रग आप पढ़ोगे कि रसायन क्या होता है, तो वो सारे रसायन यही काम करते हैं। अगर मॉडर्न वाइज़ हम उनकी पैथोफिजियोलॉजी को देखें, तो उनका मोड ऑफ एक्शन यही होता है कि वो नॉर्मल सेल्स को फ्री रेडिकल से अटैक होने से रोकते हैं, उनके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हटाते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ड्रग सेल्स को लॉन्ग लास्टिंग तक रखते हैं। अभी ऐसा नहीं कि वो सेल्स को ऐसे कह सकते हैं कि सेल्स को एकदम वो ज़िंदा ही रखेंगे पूरा, नहीं, सेल्स की डेथ तो कहीं न कहीं होनी है, पर जैसे जैम है या सॉस है, वो कभी न कभी तो खराब होगा ही, बट फ्रेशली टोमेटो से तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा ना, यानी उसकी टोमेटो की लाइफ थोड़ी-सी बढ़ा दी है उसने। उसी तरीके से ये एंटीऑक्सीडेंट यानी रसायन भी होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये लाइफ थोड़ी-सी बढ़ा देता है। मतलब जहाँ पे वो 100 साल की उम्र में मरने वाला इंसान सॉरी मतलब जल्दी 60 साल की मरने वाला है, तो वो 70 या 80 साल में मरेगा, ऐसे। सो इट लाइक कि वो थोड़ा-सा उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है? तो यही चीज़ है, इसीलिए देखो इसे वयस्थापन कहा गया है। वयस्थापन का मतलब यही है कि ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है और उसको थोड़ा-सा रोकता है, वो जो एज है लॉन्ग लास्टिंग होने से रोकता है। अमलकी इज़ कॉल्ड एज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रसायन, इसीलिए हम इसका वयस्थापन में यूज़ करते हैं। अब अगर आपको एज़ अ आंसर इसको लिखना है तो आप कैसे कर सकते हो अमलकी का वयस्थापन कर्म? तो वही जितना भी है कि ये रसायन काम करता है, सप्त धातु का अग्निवर्धन करता है, बल को बढ़ाता है, धातु को पोषण देता है, जिसकी वजह से ध धातु का क्षय है वो बहुत ही कम होता है। एंड अगर इफ यू वांट टू राइट दिस इन मॉडर्न पैथोफिजियोलॉजी देन यू कैन राइट दिस इज़ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है कि इट डिले द सेल दैट इज़ अटैक्ड बाय द फ्री रेडिकल्स, डिले द ऑक्सीडेशन स्ट्रेस ऑफ द सेल्स एंड हेंस ये सेल्स की लाइफ सस्टेन करता है। ओके। नेक्स्ट वी विल सी द प्रयोजांग। तो फल मज्जा इसका यूज करते हैं एंड चूर्ण 3 टू 5 ग्राम स्वरस 10 से 20 ml तक इसका यूज करते हैं। अब एक और चीज है कि च्यवनप्राश। तो कभी कभी ऐसा मतलब आपने सोचा होगा कि च्यवनप्राश हम क्यों बनाते हैं, मतलब कि जैसे आमल की अगर यूज करना है तो ठीक है हम उसका चूर्ण में इसमें यूज कर सकते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं, च्यवनप्राश को बोला गया है कि ये जो है ये भी लाइफ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये हम लगा सकते हैं कि कैसा होता है कि आमल की जो है अभी आमल की सीजन में देखो सिर्फ एक ही बार आता है, जनवरी फरवरी के मंथ पे, पूरे साल भर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आमल की एक ऐसा ड्रग है जिसको साल भर सस्टेन हमें रखना है, मतलब एटलीस्ट वो 1 साल तक तो चले। ओके। अब कैसा है कि अगर हमने उसका स्वरस बनाया तो वो 2-3 दिन रहेगा, खराब हो जाएगा। हमने उसका चूर्ण बनाया तो ज्यादा से ज्यादा चूर्ण की जो सवीरता अवधि बढ़ी 4-5 महीने रहेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल देखो उसके टॉफ़ीज़ वग़ैरह बनाने लगे वो। बट च्यवनप्राश बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अवलेह का सविरतावर्धी देखो तो दैट इज़ 1 ईयर लॉन्ग लास्टिंग, ओके। तो यानी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि शास्त्रोक्त भी शायद उन्होंने ऐसा ही सोचा होगा कि अगर हम लोग आँवले का च्यवनप्राश बना के रखते हैं एंड देन इसको हम लोग एटलीस्ट 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये खत्म होगा तब तक नेक्स्ट आँवले का सीज़न आ जाएगा। ओके। सो मतलब साल भर हम उस आंवला को ही कर रहे हैं, मतलब यू कैन से दैट कि हम एक तरह से सॉस या जैम का ही प्रोसीजर कर रहे हैं कि हम उस आंवला को बना रहे हैं, अवलेह फॉर्म में बना रहे हैं और हम उसको रिटेन कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, जब तक कि नेक्स्ट आंवले का सीजन ना आ जाए। नेक्स्ट आंवले का सीजन आता है तो हम फिर से च्यवनप्राश बनाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम आंवलकी का च्यवनप्राश क्यों बनाते हैं। ऑल्सो वी यूज अमलकी स्वरस। एक्चुअली आजकल मार्केट में अमलकी स्वरस भी आ गए हैं, तो ये अमलकी स्वरस भी सिर्फ स्वरस ही नहीं रहते, इसमें भी आप देखोगे तो कुछ आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिक्स किए हुए रहते हैं सो दैट वो स्वरस लॉन्ग थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चले, या फिर धात्री रसायन वैसी चीजें भी आती है मार्केट में। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? सो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अम्ल रस का अगर अपवाद है जो अम्ल रस होने की वजह से भी पित्त का नाशन नहीं करता है, दैट इज अमल की। अमल की इस रसायन सप्त धातु पोषण, जैसा हमने देखा है, रस रक्त मांस में ऐसे करके शुक्र सब ये काम करता है। इट इज अ वयस्थापन एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, so that is all for today. Thank you so much. If you have any kind of doubt you can ask me at the comment section anytime. Thank you so much.